हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपने सोशल सब्जेक्ट के। नंबर 1 चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिविक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस उनकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले उनको कंप्लीट कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर जो कि है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट में आपको पता है छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, अलग अलग क्या होते हैं डेवलपमेंट गोल्स। जैसे अभी जब चैप्टर में हम बात करेंगे तो भैया तुम्हारे लिए डेवलपमेंट गोल्स होगा कि मेरे को आईफोन दिला दिया जाए मम्मी, और मैं आईफोन में क्या करूँ, मस्त सी इंस्टाग्राम आईडी बनाऊँ और उसको चलाऊँ। दूसरे आदमी के लिए डेवलपमेंट होगा मुझे अच्छी बुक्स मिल जाए पढ़ने के लिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के साथ साथ अदर गोल्स की भी जरूरत पड़ती है हमें डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं रिस्पेक्ट मिलती है, तो रिस्पेक्ट क्या पैसों से मिलती है? नहीं। तो इनकम एक अलग फैक्टर है और अदर गोल्स एक अलग फैक्टर है, ठीक है। लेकिन दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ती है भैया सोसाइटी में रहने के लिए। अलग है नेशनल डेवलपमेंट। अब देश का जो डेवलपमेंट है उसको नेशनल डेवलपमेंट के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे कि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है या फिर नहीं है। इसके अलावा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जो जो इनकम के अलावा जो अदर क्राइटेरिया होते हैं उनकी बात करते हैं। इसके अलावा पब्लिक फैसिलिटीज कौन कौन सी जिनकी बात की जाती है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट किया गया है वो कितना ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा या नहीं, उसकी बात की जाती है इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है डिफरेंट पीपल। देखो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। बोल सर ये क्या होता है? देखो मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से बताता हूँ। डिफरेंट पीपल, एक फार्मर है, एक बॉय है, एक गर्ल है, एक ट्राइबल पीपल है और एक बिजनेसमैन, और इनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स का मतलब होता है डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। बोल कैसे होते हैं? इस फार्मर को चाहिए कि मैंने जो प्रोडक्शन किया है उसके अच्छे प्राइस मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके अलावा भाई सोचेगा कि भैया गवर्नमेंट हमको इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड कर दी, तो इसके लिए डेवलपमेंट्स गोल ये होगा। और इन लड़कों के लिए डेवलपमेंट्स गोल हो जाएगा मुझे आईफोन मिल जाए, है ना, यही होगा ना इन लोगों के लिए। और लड़कियों के लिए या फिर इनके लिए डेवलपमेंट्स गोल ये भी हो सकता है, अच्छा चलो हम यहाँ घूमने चले जाएं, अच्छा ये कर लें लाइफ में, तो इनके लिए डेवलपमेंट्स गोल अलग हुआ। अब लड़कियों के लिए डेवलपमेंट्स गोल होगा कि ये भाई है ना जो काम नहीं करता है घर पे, तो मम्मी से बोलूँ या फिर ये मेरे साथ उतना ही बराबरी के साथ काम करे। और इनके अलावा डेवलपमेंट्स गोल हो सकता है कि जितना मेरे भाई को फ्रीडम है उतनी मुझे भी फ्रीडम मिले, वो जैसे स्कूल में पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूं, वो भी अच्छी बुक्स पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूं, तो इन लोगों के लिए डेवलपमेंट्स गोल ये होंगे। बकाया जब हम ट्राइबल्स पीपल्स की बात करेंगे तो इन लोगों के लिए डेवलपमेंट्स गोल होंगे कि भाई इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की रही, एजुकेशन के लिए उनके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स लेके लाए, तो इन लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स ये होगा। अब बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट्स गोल क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स के आईटी सेक्टरों में डिफरेंट आईटी सेक्टर्स ओपन किए जाएं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर बना के एक जगह से दूसरी जगह बेचे जाएं, नई नई इंडस्ट्रीज बनाई जाए, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा। इसीलिए सबसे पहले हमने पढ़ा है कि डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। इतनी बात क्लियर? ये देखो छोटा डॉन बता रहा है ना इधर से, देखो ये देखो डिफरेंट पीपल है उनके लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये टेबल दी गई है सुंदर सी, इसको सजा के नहीं रखना है ना, इसी साल पढ़ना है क्योंकि 2 साल बाद बोर्ड नहीं देना, इसी साल देना हमें। तो इस टेबल में जो जो दिया गया है उसको हमें फिल करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बोलो सर अच्छा देखो यहाँ से क्या है 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है बेटा, देख लेना। इस साल यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे 2024 वाले पेपर में, ठीक है कि नहीं। तो इसमें कैसे आते हैं, जैसे लैंडलेस लेबर है, यानी कि उस पास जमीन नहीं है, लेबर है, तो उसके लिए डेवलपमेंट्स गोल क्या होगा? उसको ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिल जाए, अच्छे वेजेस मिल जाए, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। इसके अलावा देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन दिस विलेज, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और अगर मान लो गांव में कभी इलेक्शन होते हैं तो वो भी गांव के लीडर बन सके, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा। याद रख लेना, इस टेबल के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, पेपर में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रॉस्पेरस पंजाब, फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब देखना अभी आपको मैंने जो एक लाइन समझाई थी ना, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अब देखना जो पंजाब के समृद्ध किसान हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनको अच्छे पैसे मिल जाए, जो मतलब उनने फसल ग्रो की है उसकी। इसके अलावा हाई सपोर्ट प्राइस मिल जाए, ठीक है। क्रॉप्स एंड थ्रो हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, इन्हें चीप लेबर चाहिए। इनको क्या है? चीप लेबर है ये लोग, लेकिन इनको क्या है? अच्छे वेजेस चाहिए। लेकिन दूसरे के लिए क्या है? उन्हें चीप लेबर चाहिए। तो देखो एक के लिए डेवलपमेंट नोशन जो है
एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट के विचार अलग हैं और दूसरे के लिए डेवलपमेंट के विचार अलग है। अभी इसको अब आगे टॉपिक में और अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा जैसे फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अब वो किसान जो बारिश पे डिपेंड है तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स बेटा क्या होगा, भैया उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाए, कैनाल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, ट्यूबवेल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा। ये टेबल आपको भरनी है अपने सुंदर से हाथों में, थोड़ा लिख भी लिया करो कभी कभी, है ना। इसके अलावा आ रूरल वुमेन फॉर अ लैंड ओइंग फैमिली, वो महिला जो मतलब घर की सदस्य और खेती को ओन कर रही थी, उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा, उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। इसके अलावा ये जो उसकी लैंड है उसको एक अच्छे रेंट पे देके वहाँ से भी अर्निंग कर ले अच्छी चीज, तो उसके लिए ये भी डेवलपमेंट गोल होगा। फिर आता है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ऐसा आदमी जो शहर में रह रहा है और यूथ है और उसके पास अनएम्प्लॉयड है, तो उसके लिए डेवलपमेंट्स होगा उसे परमानेंट कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा वेजेस मिले जिसके साथ साथ, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा। इसके अलावा अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक वो लड़का जो रिच अर्बन फैमिली का मतलब बढ़िया है, तो उसके लिए डेवलपमेंट्स गोल होगा वो अच्छे स्कूल में पढ़े, हो सकता है अब्रॉड भी पढ़ने चला जाए। इसके अलावा वो खुद का बिजनेस सेटअप करे, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स ये होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पर्सन हैं और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं। इस टेबल को भरने के बाद बेटा MCQ आता है, याद रख लेना, मैचिंग में भी आता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो उसके लिए क्या होगा, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उतनी उसको आजादी मिले जितने उसके भाई को मिल रही है। इसके अलावा हर ब्रदर इज एबल टू डिसाइडेड व्हाट सी वांट टू डू इन लाइफ, जो उसका भाई सोच रहा है कि भैया जो भी अपने लाइफ में करना चाहता है वो भी कर सके, है ना। इसके अलावा सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एंड अब्रॉड, वो भी अपनी स्टडी अब्रॉड मतलब विदेश में जाकर पढ़ सके। तो अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली के लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा। इसके अलावा एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के आदिवासी उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा भैया उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, प्लस उनके जो भी बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो इन सब के लिए आपने देखा कि कैटेगरी में पर्सन डिफरेंट डिफरेंट हैं और उनके डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। इतनी बात क्लियर है और आपको समझ में आगे होगी, तो बजाओ ताली और आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब देखो ये रहा हमारा अगला टॉपिक, ये हो चुका है, ये रहा। अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल के आती है, नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स। नोशन का मतलब होता है विचार, जो डेवलपमेंट्स के हैं वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नोशन होते हैं डेवलपमेंट के लिए। बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक बहुत अच्छी पिक्चर दी गई है, ये आपकी बुक में दी गई है कि भैया लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरदार सरोवर डैम है उसकी हाइट बढ़ा जा रही है, तो उसके खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया हाइट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे उन्हें प्रॉब्लम होगी बहुत सारी इन फ्यूचर। हो सकता है ज़्यादा पानी अगर डैम में स्टोर हुआ तो उससे आसपास के जो विलेज है उसमें फ्लड आ जाएगी, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी है, इन फैक्ट एट दिस टाइम टू पर्सन और ग्रुप्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टेड। देखो क्या बोला गया, लोगों के विचार अलग अलग हैं डेवलपमेंट को लेके, इसके साथ ही वो आपस में क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, देखना सुनना, इस स्टोरी में हम देख रहे हैं लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरदार सरोवर डैम की हाइट नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो बिजनेसमैन होगा वो सोचेगा सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ा दो, जिससे वहां पे ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, तो हमारी इंडस्ट्री को सप्लाई की जाएगी। इनके लिए वो प्रॉब्लम है डैम की हाइट बढ़ाना, लेकिन दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बोला गया है, इन फैक्ट एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टेड। हो सकता है दोनों पर्सन के लिए वो अपोजिट भी हो जो डेवलपमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से डेवलपमेंट दोनों पर्सनों के एस्पेक्ट से अलग अलग है, साथ में हो सकता है अगर सेम भी हो तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा, ये दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, सरदार सरोवर डैम, और ये गई डिमॉन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। अगले टॉपिक पे अब हम चलते हैं। बोले सर इतनी बात तो पढ़ ली, अब क्या है इससे, यहां से दो क्वाइट क्लियर हमारे दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए, सबसे पहली आनी चाहिए। बोलो सर सबसे पहली पिक्चर क्या आनी चाहिए, करण अर्जुन? नहीं, करण अर्जुन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला आना चाहिए कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट्स गोल। बोले ये का मतलब कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा बॉय के लिए अलग है, गर्ल के लिए अलग है, फार्मर के लिए अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, ट्राइबल पीपल के लिए अलग है। तो डिफरेंट पर्सन है, उनके लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वंस, मतलब हो सकता है वो किसी एक के लिए डेवलपमेंट्स हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। तो वही बात की गई है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक के लिए जरूरी हो सकता है वो डेवलपमेंट हो, लेकिन दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको पीछे बताया कि सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाई जा रही है, तो बिजनेसमैन को तो चलो फायदा है, बहुत ज्यादा वाटर स्टोर होगा डैम में, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और हमारी इंडस्ट्री को सप्लाई की जाएगी, लेकिन जो उसके आसपास रहने वाले विलेज में, जो गाँव में जो लोग रह रहे हैं,
उनके लिए वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसलिए हो सकता है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक के लिए डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। डिस्ट्रक्टिव मतलब विध्वंसक, विनाशकारी हो सकता है ना। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखो सबसे पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, दूसरा टॉपिक आता है हमारे सर इनकम एंड अदर गोल्स। देखो इनकम का मतलब क्या, पैसा ही पैसा, बस हमारे पास सर पैसा होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। आपको पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बोले सर क्या पड़ती है? जैसे कि हवा लेने की जरूरत पड़ती है, पैसे से ले सकते हो तो मेरे को बता देना, 1-2 सिलेंडर मेरे पास भी भेज देना, मैं भी रख लूँगा अपने घर पे, ठीक है ना। ये आप लोगों ने सिलेंडर हमको गिफ्ट किए हैं और उसमें ऑक्सीजन है। तो याद रखो पैसे से सारी चीजें आप नहीं खरीद सकते, इसलिए टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। इसके अलावा और कौन कौन से गोल्स हैं तो उनकी बात की जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला, गोल्स इज नॉट इक्वल टू हाई इनकम ओनली, यानी कि ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है कि आपके जो और भी अदर गोल्स हैं वो आपको फुलफिल मिल जाए। बोले सर ये भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आइए देखते। देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। वो कौन कौन से गोल हैं जो इनकम के अलावा हमें जरूरी होते। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, मान लो आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके पास पैसा है। बोले सर चलो पैसा है सब तो ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं? क्या नहीं खरीद सकते। पैसा है आपके पास, इनकम है, लेकिन अदर गोल्स ये भी है। सिक्योरिटी हो गया, इसके अलावा रिस्पेक्ट हो गया, है ना, और प्यार हो गया। प्यार वो नहीं इंस्टाग्राम वाला प्यार, का मतलब होता है आपके पेरेंट्स आपसे प्रेम जो करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या आप वो पैसे से खरीद सकते हो? नहीं, तो अदर गोल्स में आ रहा है वो, ना कि इनकम में। अब उसी की बात की जा रही है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे ऑफ द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, अदर गोल्स में आएगा भैया। इसके अलावा फ्रीडम चाहिए लोगों को। भाई फ्रीडम थोड़ी है, फ्रीडम किस में है? अदर गोल्स में। इनकम की बात नहीं की, इनकम से आप फ्रीडम नहीं खरीद सकते। इसके अलावा सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए होती भैया, तो अदर गोल्स में हम इनकी बात कर रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ डिपेंड ऑन मेटेरियल प्लस नॉन मेटेरियल थिंग्स। बोले इसका मतलब क्या है? हमारा लाइफ ये डिपेंड होता है किस पे? पैसे वाली चीजों पे और बिना पैसे वाली चीजों। पैसे वाली चीजें, हमें बहुत अच्छी कार चाहिए, क्या है? कार चाहिए चलाने वाली, वो कार होनी चाहिए हमारी रोल्स रॉयस, ठीक है ना, रोल्स रॉयस घोस्ट होनी चाहिए। बोले सर वो तो सब ठीक है, लेकिन कार के अंदर बैठे हुए आदमी को हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो क्या है भैया? वो पैसे से नहीं खरीदी जा रही है। तो हमें दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अपने लाइफ डिपेंड जो हमारी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड होती है, मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल थिंग्स पे। बोले सर चलो इतनी बात भी क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ोगे आप, इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। लोग क्या सोचते हैं? पैसा कमा लिया और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? यही चीज़ गलत है। आप जरूरी नहीं, जो चीज़ मीज़र नहीं की जा रही है, जैसे रिस्पेक्ट 2 किलो दे दो, हम जाएंगे किराने की दुकान पे, भाई साहब 2 किलो सम्मान दे दो, 2 किलो विश्वास दे दो सर। तो विश्वास गुटका नहीं देना। विश्वास का मतलब होता है जो आपका किसी अदर पर्सन पे ट्रस्ट है, वो तो दुकान पे नहीं मिलता है। तो वही बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं, जिन चीज़ों को मीजर नहीं किया जाता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की इनकम की बात की जा रही है। और यहाँ पे लिखा है व्हाट फैक्टर्स वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब। अब जैसे मान लो आप जॉब में जा रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल में जैसे मान लो आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप जॉब में जाने के बाद क्या करोगे? सर पैसा ही पैसा होगा, मजा आएगा बहुत। पैसे के अलावा आप ये भी तो देखो वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है, टॉक्सिक तो नहीं है, पेमेंट सही टाइम से मिल रही है कि नहीं, और भी कोई रिस्पेक्ट की जा रही है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही काम करा रहे हैं, है ना। तो आप ये सारी चीज़ों को भी चेक करोगे जो कि इनकम के अलावा अदर गोल्स में आते हैं। अब आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल। अब लोगों को केवल इनकम नहीं चाहिए होती है, डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स्ड गोल की तरफ जाते हैं, यानी उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो ये सारे मिक्स्ड गोल की बात की जाती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो जिस तरीके से, देखो एक हमारा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना, चैप्टर में एक हमारा डेवलपमेंट हो गया, हमने अपनी बात कर ली। अब हम कंट्री की भी तो बात करते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ओके, अब नेशनल डेवलपमेंट में बात की गई है, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल देन देयर नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। ठीक है, हर किसी पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी। बोलो इसका मतलब क्या है? जैसे it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicted notion of country's development। जिस तरीके से लोगों के लिए विचार उनके डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं, वैसे ही कंट्री के लिए नेशनल जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग होता है। बोलो कैसे? जैसे मान लो आप यूएसए गए, तो यूएसए वाले में जो उनका नेशनल डेवलपमेंट होगा, उनको लगेगा अरे और अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज खोलें, और कैसे हमारी कंट्री में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलेंगी, और कैसे पैसा आएगा। वहीं और अपना जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, उनके लिए डेवलपमेंट होगा, तारों के नीचे से घुस के उस साइड आ जाते
हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके लिए डेवलपमेंट गोल हो गए। तो नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग होते हैं अलग अलग नेशन के लिए। जैसे जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल के जो नेशनल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। मेरी बात क्लियर होगी इतनी, बहुत अच्छे से अब आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम ये टॉपिक पे पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज को और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अब आप कहोगे सर कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसी की बात की जा रही है। हमने सबसे पहले बात कर ली डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डेवलपमेंट्स गोल, है ना। उसमें हमने देख लिया किस तरीके से अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेवलपमेंट्स गोल्स होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट्स क्या है, इसके अलावा हमने इससे पहले इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की भी बात कर ली थी, इनकम एंड अदर गोल्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो डेवलपमेंट डिफरेंट नोशन फॉर डिफरेंट पीपल। डिफरेंट नोशन मतलब अलग अलग विचार होते हैं डिफरेंट पीपल के डेवलपमेंट्स के लिए। तो हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। तो इस बेसिस पे हम कैसे बोल सकते हैं कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी हम कंट्री को बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कौन सी डेवलपिंग है। ठीक है, चलो सर रिच है या पुअर है। Understand with the example of comparing students in your class. Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on their characters. अब जैसे आपकी क्लास में कोई भी मान लो गेम खेलना है और उस गेम की कुछ ना कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो क्या अगर जो बच्चे उस क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो उसको खेलने के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे बात की जा रही है। तो भैया हम किस तरीके से कंट्री को कंपेयर करेंगे उसकी बात की जा रही है, तभी तो हम समझ पाएंगे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बोलो सर इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब क्या बात करते हैं। तो डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज। इनकम कंट्रीज को कंपेयर करने का एक क्या है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, यही अकेला नहीं है, इनकम उनमें से एक है। तो हम इनकम के बेसिस पे यहाँ कंट्रियों को आपस में कंपेयर करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करके देखेंगे। केवल और केवल अगर आप ये कहो केवल और केवल इनकम है तो बात गलत है, लेकिन इनकम उन सभी फैक्टर्स में से एक है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, देखो रिच है, यहाँ पे डॉलर वॉलर रखे हैं भाई, एकदम डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ है, अपना ही राज है, अपन ही भगवान है। और यहाँ देख सकते हो आपके अदर अंडर डेवलप्ड या पुअर एरिया दिखाया गया है हमें, है ना। अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे। बोले सर इतनी सब बात क्लियर हो गई, अब क्या बचा है सर ये भी बता दो। सबसे पहला, व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द कंट्री क्या होगी, तो कंट्री के अंदर रहने वाले सारे इंडिविजुअल की जब हम इनकम को ऐड कर देते हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसी को टोटल इनकम। समझ गए हो क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उसी को बोलते हैं टोटल इनकम। समझ गए हो कि नहीं। हमने चलो सरकार टोटल इनकम के बेसिस पे चलो कंट्रीज को कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन नॉट सच अ यूजफुल मेजर। अब मैं कहता हूं ये यूजफुल मेजर नहीं है कंट्रियों को कंपेयर करने के लिए। आपने कहा क्या, टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब हमने कंट्री में जितने इंडिविजुअल थे सबकी इनकम को ऐड कर दिया और हमने कह दिया टोटल इनकम आ गई। तो आप कहेंगे चलो सर हो तो गया, आपस में कंपैरिजन हम कर लेंगे, लेकिन ये यूजफुल मेजर नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ए कंट्री में जो टोटल इनकम होती है वो होती है 5,000 और कंट्री बी में इनकम होती है मान लो 10,000। ठीक है ना। आपने कहा चलो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर बोलूं यहाँ पे कंट्री ए है, जैसे मान लो अपनी कंट्री है एक इंडिया और एक कोई स्मॉल कंट्री है और अपनी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ट्रिलियन में है और दूसरी कंट्री की इकोनॉमी कम है, तो अपने को लगा अपनी कंट्री तो बहुत पैसे वाली है। नहीं बेटा, जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी तो आप सीधा सा बोल सकते हो उस कंट्री में जो आप बोल सकते हो पैसे का फ्लो है वो लगेगा तो हमें बहुत, लेकिन लोगों के पास उतना पैसा देखने को नहीं मिलेगा। बोलो कैसे। मान लो ये बी कंट्री है, सुनना मेरी बात, ये बी कंट्री है, ये हमारी इंडिया, सुनना, और एक कोई भी अदर कंट्री हमने मान लिया, हमने कहा हमारी कंट्री में तो हमने यहाँ 10,000 कर दिया, यहाँ 5,000 कर दिया। आपने कहा चलो सर ए तो भैया अच्छी कंट्री है और बी है जो। अब देख तो मैं आपको क्या बताता हूँ दूसरी, हमने कहा ये मेजर यूजफुल क्यों नहीं है। अब हमने दूसरे में बात की एवरेज इनकम की, सुनना मेरी बात। मान लो ये 5,000 जो इनकम यहाँ पे मिल रही है वो 5 लोग थे कंट्री ए में, उनको मिल रही थी, और यहाँ पर ये 10 लोग थे, सुनना। तो यहाँ पे एवरेज इनकम क्या निकल के आएगी, 1,000 रुपये। ठीक है ना, 10 नहीं है मान लो 20 थे, ठीक है ना, 20 मानो, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या निकल के आएगी 1,000। अब देखो बेटा किस तरीके से जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी और एक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन कम है लेकिन वहाँ का जो भी पैसा है वो क्या है,
हर लोगों के पास ज्यादा है लेकिन दूसरी कंट्री में वही पैसा कम है, तो इसके बेसिस पे आप ये जरूर नहीं कह सकते नहीं सर इंडिया तो पैसा था बहुत ज्यादा लोगों के पास तो इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगी। गलत चीज बोली। दूसरे जगह देखो 5 लोग थे, समझ रहे, दूसरी जगह 20 लोग थे, उनको 500 रुपए मिल रहा था, एवरेज निकाला जब हमने, समझ गए। मतलब टोटल इनकम के बेसिस पर हम कंट्रियों को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते ताकि हमें पता ही नहीं चलता कि वहां के इंडिविजुअल के पास कितना पैसा है, हर एक के पास, तभी तो हमें पता चलेगा। देखो कंट्री के डेवलपमेंट में क्या, कंट्री के डेवलपमेंट में आप खूब पैसा दिखा दो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि वहां रहने वाले लोगों के पास में भी क्या पैसा है या फिर नहीं है। क्लियर है? तो फिर हमने बात की एवरेज इनकम की। एवरेज इनकम क्या होता है? टोटल इनकम कर दो कंट्री को, उसमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड दे दो, उसी की बात हमने यहां पर की है। इतनी बात क्लियर है? तो अब आप बोल सकते थे कि सर कंट्री ए ज्यादा डेवलप्ड है कंपैरिजन टू कंट्री बी। रुको रुको रुको, लेकिन इसको पढ़ने के बाद अभी आपको फिर पता चलेगा कि इसमें भी दिक्कत है। समझ गए हमने टोटल इनकम क्यों नहीं ली, हमने इसके बाद एवरेज इनकम की बात क्यों की, और एवरेज इनकम को ही हम किस नाम से और जानते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है पर कैपिटा इनकम। इतनी बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं अब हम आगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। अब देखो जिस तरीके से हमने बात कर ली कि चलो सर इनकम की बात कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत क्या आती है? अब इनकम के बेसिस पे एक बैंक है वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, जो रिपोर्ट हर बार पब्लिश करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड बैंक, और रिपोर्ट कौन सी है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये करते क्या है? ये करते हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, जिन कंट्री की पर कैपिटा इनकम $36,400 है, उनको साल भर की इनकम है ना, पर एनम एबव इन द 2023 का डाटा है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बुक में आपको पता है नया डाटा हमारा आ चुका है। तो उनको हाई इनकम और रिच कंट्रीज की कैटेगरी में बोला जाएगा। और दूसरी कंट्री वो जिनकी पर कैपिटा इनकम $2400 से कम है, लेस या और कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। तो सबसे पहली $36,400, तो ये क्या है? रिच। दूसरी कौन सी है? दूसरी हमने देखा कि $, कितना है? 2400 है ना। तो ये क्या कौन सी है? लो इनकम कंट्री, या फिर इनको बोल देते हैं पुअर, ठीक है ना, पुअर कंट्री ऐसा करके इनको प्रोनाउंस कर देते हैं। अब चलो सर दिक्कत क्या आती है? अब बोलो सर हमारी कंट्री कहाँ आ रही है इसमें, लेकिन जैसे ही आप नीचे पढ़ोगे तो हमारा लिखा है इंडिया, हमारा प्यारा भारत बेटा, तो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम। मतलब हम इन दोनों के बीच में आएंगे। यहाँ पे हम कहाँ पे आएंगे? लो मिडिल इनकम के बीच में, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है? $10,030 पर एनम, ठीक है ना। तो हम आएंगे 10,030 पर एनम $, है। तो ये हमारी $, पर कैपिटा इनकम हमारी इतनी है। जो अमीर कंट्री है उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी है, जो सबसे गरीब है उनकी ये है, और हम बीच में आ रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम ये है। अब बोलो सर $, को ही क्यों लिया गया है ना सर, रुपीज को नहीं ले सकते सर, ये तो गलत बात है। $, को इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और इसके जो प्राइस है वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं होते। आप देखते हो पैसा आज ₹2 बढ़ गया, रुपया आज ₹2 बढ़ गया, फिर घट गया, इसलिए इसके साथ ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंट्री में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो कंट्री क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो भाई उसका ही राज्य चलेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे $, को कंसीडर किया जाता है। तो आप याद समझ गए, 3 कंट्रियों में, एक रिच कंट्री, दूसरी लो, और हम किस में आते हैं? हम किस में आते हैं? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है हमारी कंट्री इंडिया। बोले सर ये तो सब बढ़िया था, अच्छा लगा सुन के। क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला ये रिच कंट्रीज का $, में क्या है पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। लो इनकम कंट्रीज का क्या है, और हमारी कंट्री इंडिया का क्या है, और किस में कंसीडर किया जाता है, किस करेंसी में? तो डॉलर में किया जाता है। बोले सर अब तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप नीचे जैसे ही लाइन पढ़ोगे, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। सुनो, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंट्री है, उनके साथ धोखा है, यहाँ पे उनके पास पैसा बहुत है, तेल बेच बेच के, भाई शेख लोग बहुत मौज काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तेल बेच बेच के पैसा तो बहुत कमा रहे हैं। सर जब उनके पास पैसा है तो उन्हें डेवलप्ड कंट्रियों में ऐड करना चाहिए, लेकिन रुको, उन कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज में ऐड नहीं किया जाता। बोले सर अच्छा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत क्या है? क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन वहाँ पर फ्रीडम नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें नहीं होने के कारण इन कंट्रियों में पैसा तो है, लेकिन इनको हम डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में ऐड नहीं करते। यहाँ पे लिखा है ना एक्सक्लूडिंग, इनको हम ऐड नहीं कर रहे। अब आप समझ गए हो वर्ल्ड बैंक क्या गेम खेलता है। बोले सर ये तो सब बढ़िया था, पैसे पैसे की भी बात हो गई, सब पे पैसा आ भी गया, अब क्या करना है सर? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें आप देखोगे कि बेटा पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। बोलो सर अच्छा ऐसा भी होता है क्या?
अब हम आएंगे यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो था भैया हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। बोले सर ये तो हम पढ़ के आ गए, अभी पीछे भी देख लिया और हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देख ली, फिर सर ये क्या है। अब देखना, हमने बोला कि भैया कंट्री की टोटल इनकम के बेसिस पे हमने देख लिया डेवलप्ड है कि नहीं, लेकिन हमने उसमें कहा नहीं टोटल इनकम से काम नहीं चलेगा। फिर हम नया कंसेप्ट लेके आते हैं भैया जिसको बोलते हैं एवरेज इनकम। और उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, हमें पता चला कि हर एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा एवरेज में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, है ना। अब बोलो सर प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ इस कंसेप्ट की। बोलो कैसी लिमिटेशंस है। देखो एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। क्या है, एवरेज यूजफुल तो है कंपैरिजन के लिए, लेकिन वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता है। इसके अलावा इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पर्सन, लेकिन हमको ये भी नहीं बताता है कि लोगों के बीच में इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको भी हाइड करता है। इसलिए क्या करता है, हाइड डिस्पैरिटीज करता है। क्या, एवरेज इनकम। बोले सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल से बताओ। ये देखना अभी एग्जांपल समझ में आ जाएगा इसका। अब देखते हैं हम एग्जांपल को। देखो यहां पे मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूं। एक कंट्री है ए, दूसरी कंट्री है बी। एक कंट्री में कंट्री वन, मतलब कंट्री एक नहीं है, यहाँ पे कंट्री दी गई है हमें 4-5, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्री एक, कंट्री दो है, सॉरी कंट्री है ए और कंट्री है बी। जल्दबाजी में हो जाता है, थोड़ा देख लिया करो, है ना। ठीक है, कंट्री है ए और कंट्री है बी। अब यहाँ पे जो रुपीज दिए गए हैं सिटीजन्स के, यानी 5 सिटीजन्स दिए गए हैं अलग अलग, इनकी एवरेज इनकम क्या निकलेगी। तो इनकी एवरेज इनकम निकालोगे तो आप देखोगे 9500 और यहाँ पर आप देख लो 10500 और 9800 और इसकी हो जाएगी 10,000 और उधर भाई की हो जाएगी 10,200। चलो सर ऐड कर देते, ये 0 10 15 5 20 0 2 0, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ 2 2 1 3 1 4 1 5, ये हो गया सर 50,000 हो गया हमारा। बोले सर चलो ठीक है, और एवरेज निकालेंगे अगर इसका तो नंबर ऑफ सिटीजन्स कितने थे, 5 थे सर, और हमने डिवाइड दे दिया, हमें मिल गया 10,000। ठीक है सर, चलो इनका एवरेज निकल के आ गया 10,000। बोले सर चलो बढ़िया है, अब तो मजा आ गया। अब इनका एवरेज निकाल के देखते हैं, है ना। ये एक कंट्री ए का था, अब कंट्री बी का एवरेज निकाल के देखते हैं। तो इसका तो वैसे ही निकल आएगा 5 5 1000, तो ये कितना होगा, ये भी हो गया 50,000, और इसको भी जब 5 से डिवाइड दोगे तो ये भी हो गया 10,000। बोले सर दिक्कत क्या थी, सही तो है सब। बोले सर अब क्या करें। अब देखो तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ असली गेम। एवरेज इनकम निकालनी है हमें। अब देखो एवरेज इनकम किस तरीके से डिस्पैरिटीज को दिखाता है ना, वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी हमें नहीं दिखाता है। अब देखना, एक कंट्री है जिसमें एवरेज इनकम मतलब होता है हर पर्सन के पास कितना पैसा है वहां पे। तो हर पर्सन के पास हमने देखा कि भैया इतना इतना इतना, एवरेज 10,000 निकला। जब हमने देखा एक्चुअल में हर पर्सन के पास तो 10,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम था, यानी ये सही था। लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में आए, यहाँ पर भी एवरेज इनकम 10,000 था, लेकिन जब आपने लोगों का इंडिविजुअल चेक किया तो आपको पता चला भैया एक आदमी ही सबसे ज्यादा पैसा होल्ड करके बैठा है, बकाया लोगों के पास तो पैसा नहीं है। अब पता चल रहा है कि किस तरीके से एवरेज इनकम, दोनों कंट्री में एवरेज इनकम सेम निकल के आई, लेकिन ये डिस्पैरिटीज को किस तरीके से छुपा रही है कि जब हमने इंडिविजुअल का चेक किया तब हमें देखने को मिला अरे भैया ये तो बहुत सारी, जैसे ये समझ लो मुकेश अंबानी जी हैं और बकाया सब जनता जनार्दन बैठी है यहाँ पे, है ना, और ये अडानी जी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पैसा ही पैसा भाई। तो एक ही पर्सन इतना ज्यादा पैसा होल्ड करके बैठा हुआ है, यानी उनके पास इतना पैसा है और बकाया पब्लिक के पास जब आपने देखा तो एवरेज इनकम से कितना कम पैसा है। ये ग्राउंड लेवल की डिस्पैरिटीज को हाइड करती है और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है एवरेज इनकम में। क्योंकि एवरेज ने तो कह दिया भैया हर कंट्री में जो लोग हैं उनके इंडिविजुअल के पास 10-10 हज़ार होना चाहिए, लेकिन क्या 10-10 हज़ार है, नहीं है। इसी तरीके से जब हम पढ़ते थे यहाँ पर, अभी हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भैया इधर आ गया ना, हाँ, हमने देखा कि इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। हमें एवरेज तो निकालना आ गया, लेकिन ये नहीं बताता है कि भैया लोगों के पास किस तरीके से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब आप समझ गए होगे कि किस तरीके से जो इनकम है वो डिस्पैरिटीज को हाइड करती है। समझ गए हो कि नहीं एग्जाम्पल से, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि देखो ये कंट्री है, ये ए वाली कंट्री है, ठीक है ना, जहाँ पे जो 10,000 थी वो देखो किस तरीके से लोगों में बटी हुई है। और यहाँ पे आप जो देखोगे बी कंट्री का सिनेरियो कि एक आदमी है जो सबसे ज़्यादा क्या है इनकम, उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा, और बकाया सब ऐसे ही बैठे हैं, बोल रहे भाई ताली बजाओ, कोई दिक्कत है नहीं भाई साहब, लोग क्या है स्वान निद्रा में, अभी इनको साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोनों के किस तरीके से हाई डिस्पैरिटी सामने दिख रहा है कि नहीं बेटा। और ये हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। अब ये बात भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। ओके, इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। बोले सर तो क्या करें अब, मुकेश अंबानी जी का पैसा छुड़ा लें। बेटा छुड़ा नहीं सकते ना, पकड़ लेगी पुलिस तुम्हें, ठीक है ना, काम करो पढ़ाई करो, है ना। ये हम एग्जाम्पल कर ही चुके हैं।
अब आते हैं हम यहाँ पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया की भी बात करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे अदर गोल्स की बात की थी, वैसे ही इनकम के अलावा देखो, जब हमने अदर गोल्स की बात की तो इंडिविजुअल लेवल पर हमने अलग गोल्स की बात कर ली। मान लो आप हो, आपके लिए इंडिविजुअल इनकम तो है ही, साथ में अदर गोल्स हो गए, लेकिन हम कंट्री के लेवल पे बात करेंगे तो वहां पर भी अदर गोल्स और अदर क्राइटेरिया की बात की जाएगी, क्योंकि लोगों को इनकम पर कैपिटा इनकम के अलावा भैया उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी उनको चाहिए होती हैं। तो वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, जरूर नहीं लोग केवल पैसे के लिए ही सोच रहे हो, बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी चाहिए भैया, रिस्पेक्ट चाहिए, अदर इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इन माइंड द सेम अप्लाई ऑफ द नेशन। जिस तरीके से लोग अपने लिए सोचते हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें प्यार चाहिए भैया, और इसके अलावा हमें रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो सारी चीजें सेम अप्लाई होती हैं नेशन के ऊपर भी, यानी राष्ट्र के डेवलपमेंट के ऊपर भी वही बातें सेम टू सेम अप्लाई होती हैं। इतनी बात अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पे हम एग्जांपल करते हैं सॉल्व। अब हम हमारे कंट्री के 3 सबसे अच्छे स्टेट हैं। हर कंट्री का हमारी कंट्री का हर एक स्टेट मतलब एक बहुत ही शानदार स्टेट है, हर का खुद का कल्चर, डाइवर्सिटी एंड बहुत अच्छा है ना। अब यहाँ पर 3 स्टेट दिए गए हैं, उन स्टेट की बात करते हैं। देखना किसके बेसिस पे दिए गए हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी पैसे के बेसिस पे दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, अच्छा चलो पैसे के बेसिस पे दिए गए तो हमने देखा हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इतनी है 2,64,729, केरल की है 2,34,405 और बिहार की है 47,498। आपने कहा सर इसके बेसिस पे हमने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखा, क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम है, उसके बेसिस पे हमने बोला हरियाणा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं अच्छा चलो इनमें से कौन सा डेवलप्ड ज्यादा है, तो मैं अगर इसकी बात ना करूं तो आप कहोगे सर केरल है। तो आपने केरल को क्यों बोला, क्योंकि यहां पर और भी अदर क्राइटेरिया हैं। समझ गया वो कौन से क्राइटेरिया, आपने इस एग्जांपल को देख के तो बोल दिया सर यहाँ पर तो हरियाणा देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा अदर क्राइटेरिया भी हैं, उसके बेसिस पे अब ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बोले सर क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या चेंज हुआ, आप जैसे ही यहाँ पर आए आपने इनकम को हटा के और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जैसे ही ऐड किए, तब आपको पता चलाएगा कि जो स्टेट को हम बोल रहे थे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, पर कैपिटा इनकम जिसकी बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं वो टॉप पे हो, क्योंकि अदर क्राइटेरिया की बात भी की जाएगी। अब वो अदर क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, अब देखो यहाँ से MCQ आता है आपका कभी कभी, और कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये टेबल बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखा हमने कहा हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप है। लेकिन अब हम अदर क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कर रहे हैं IMR रिपोर्ट पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ 2020, 2020 का डाटा दिया गया है 1000। अब देखो IMR का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म है IMR का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिकेट दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट। 1000 बच्चे अगर एक पर्टिकुलर ईयर में जन्म लिया, उनमें कितने बच्चे अपना हैप्पी बर्थडे नहीं मना पाए बेचारे, उससे पहले ही निपट गए और भगवान के पास पहुंच गए हैं वो, तो उसकी बात की जा रही है, उसको बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। तो ये आप याद रख लेना, बेस 1000 माना जाता है। तो कितने बच्चे 1000 में से मर गए हरियाणा में, 28। केरल में कितनी मरी, 6, और बिहार में कितने, 27। इसके बेसिस पे जब आपने देखा, अब आपने कहा सर केरल ज्यादा अच्छा है और केरल ज्यादा डेवलप्ड है। दूसरा हमने देखा उसमें इंडिकेटर लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट देखा, लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, देखो मीजर दैट प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इज 7 और 7 साल से ऊपर के लोग जो पढ़ लिख लेते हैं ना, उनकी बात की जाती है। तो यहाँ पे कितने परसेंटेज में, यहाँ पे 82% है, यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 62 है। अब कहाँ पे आ भैया, केरल में। तो पहले इंडिकेटर में भी केरल आएंगे, दूसरे में भी केरल आएंगे। बोले सर अच्छा तीसरा इंडिकेटर क्या था, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज 15 से 17 साल, ठीक है ना। इसमें आप पहले जहाँ पे देखते थे 14 से 17 दिया होता था, लेकिन ये साल चेंज हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है। बेटा एक चीज़ याद रखना, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से डाटा अभी का है, आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें NCERT अपना डाटा भी तो चेंज करेगी ना, वही थोड़ी पढ़ाता रहता है। क्योंकि आप हर साल जो नई नई रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं उनमें नए नए स्टैटिक्स देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नई नई रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं और उनको ऐड किया जाता है पढ़ने के लिए। तभी तो हमें पता चल रहा है कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है या फिर नहीं। आप पढ़ रहे हो, इसी के साथ में तो आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि आपकी कंट्री डेवलप हो रही है या फिर नहीं। अब देखो नेट अटेंडेंस रेशियो में ये देख लेना, एज ग्रुप क्या रहता है, तो 15 to 17 ईयर होता है, और 100 पर मतलब अगर कितने हैं, 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं देखो यहाँ पे दिया गया है, 100 बच्चे में से कितने बच्चे 15 से 17 साल के जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं उनकी बात की जाती है। यहाँ पे देखो 94, 73, 69। अब बताओ कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, अब आपका आंसर आएगा केरल,
है ना, केरला, है ना। अब बोलोगे क्यों केरला? क्योंकि भैया जब आपने केवल एक फैक्टर की बात की थी पर कैपिटा इनकम की, तो उसमें तो हरियाणा दिख रहा था, लेकिन जब आपने और भी अदर फैक्टर्स की बात की तब आपको पता चला कि नहीं, केरल ज्यादा डेवलप्ड है। कैसे है, कौन कौन क्राइटेरिया थे, पता होने चाहिए। कभी कभी एक एक मार्क्स में ये आ जाते हैं। और ये नया डाटा है, क्योंकि आपको पता है, देखो 2023-24 का डाटा है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पूरा स्टोर करके बना के रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम केवल इनकम के बेसिस पे ही बात नहीं करते, स्टेट जो कंपेयर किए जाते हैं उनमें और भी अदर क्राइटेरिया होते हैं, ये एक क्राइटेरिया की बात की जाती है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से। तो इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट बना लो, खींच लो फोटो, और अपनी बुक में अच्छे से पढ़ के रखना है ना। बुकों को एकदम छोड़ना नहीं, कुछ भी मस्त एकदम पढ़ के रख देना। आ जाने दो क्वेश्चन, कहीं से भी आने तो देख लेंगे, है ना। चलो अब आ जाते हैं हम जो यहाँ पे दिए गए थे उन्हीं के बारे में थोड़ी और, ठीक है ना। आई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज पर प्रोपोर्शन ऑफ 1000। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने प्रोपोर्शन में, मान लो जो चिल्ड्रन की बात की जा रही है IMR में, वो प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए बेस, तो 1000 लाइव चिल्ड्रन, है ना। लाइव मतलब जिंदा, ठीक है ना, याद रखना है ना, बोलो, ठीक है ना। इसके अलावा लिटरेसी रेट हो गया, तो मीजर्स दैट प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 और 7 साल से ऊपर की बात की जाती है जब लिटरेसी रेट की बात की जाती है, एज, ठीक है ना। इसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशियो में कई बार पूछ ले, बताओ एज ग्रुप कौन सा रहता है, तो 15 से 17। पहले यहाँ पे आप 14 से 17 देख सकते थे, लेकिन अब ये चेंज हुआ है, तो आप उसको भी चेक करके देख सकते हो जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। बोले सर इतनी तो सब बात हो चुकी है। बोले सर चलो सब कुछ समझ में आ गया, इनकम भी समझ में आ गई, अदर गोल्स भी समझ में आ गए, ठीक है ना। चलो सर इसके बाद आपने स्टेट को किस तरीके से कंपेयर करना था, डिफरेंट स्टेट और कंट्रीज को, वो भी कर लिया है। अब क्या है, अब हमारा अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। बोले सर ये क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटीज का सिंपल सा मतलब होता है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखो आपके पॉकेट में पैसा होने से जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज को जो जरूरत है उनको खरीद सकते हो। बोलो अच्छा ये सर कैसी बात कर रहे हो? अच्छा मैं चलो आपसे बोलता हूँ, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो क्या? नहीं। मैं आपसे बोलूँ प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्चुएट डिसीज, बहुत खतरनाक बीमारी है, उनको क्या पैसों से खरीद सकते हैं क्या? उनका इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसी की बात की जा रही है, जहाँ पे आप देखो इमेज देख सकते हो, पॉल्यूशन है, यहाँ पर ये मेडिसिन से रिलेटेड है ना, वायरस बना हुआ है, ठीक है। अच्छा लगे थोड़ा तुमको भी देखने, बोले सर क्या हो गया है सर, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत क्यों है? पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत क्यों है? फॉर मैनी ऑफ देन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, बेस्ट वे, है ना, द बेस्ट वे, है ना, जो यहाँ पे बेस्ट लिखा है, ये बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे। देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हैं, बेस्ट वे है, और प्लस चीपेस्ट वे भी चाहिए। प्रोवाइड्स दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट्स कुछ गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ भी आप देख सकते हो, जैसे गवर्नमेंट ने आपको रेल दिया है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर लो, चाहे राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंडर में आती हैं। तो भैया गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है कि हमारे कंट्री की जो पॉल्यूशन नहीं है, हमारे कंट्री में जो पॉल्यूशन है वो देना किसके द्वारा दिया गया है? वो तो पब्लिक के द्वारा दिया गया है। लेकिन पब्लिक को हम किस तरीके से अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड्स कर रहे हैं, किस तरीके से चीपेस्ट वे में, उनकी बात की जाएगी। जैसे सिक्योरिटी की बात कर लें हम, या इसके अलावा मेट्रो की बात कर लें, तो चीपेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप सभी को पता होगा, है ना। जब आप दिल्ली जाओगे तो देखो दिल्ली और इसके अलावा इंडिया की और भी सिटीज़ में आपको मेट्रो देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़रूरी है भैया कि हमारी जो लाइफ है उसको भी बेहतर बनाने के लिए। अब जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल समझ लो, आप जैसे जिस शहर में रहते हो, ठीक है ना, आप मेरे को इंडिया के जिस भी कोने से देख रहे हो, सबके पास हो सकता है, कई लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद साइकिल भी ना हो। हाँ इस चीज़ को मैं मानता हूँ, आज भी किसी के पास बाइक ना हो, कार नहीं हो, तो वो लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, जिससे क्या होता है हम साथ में इकट्ठे उसको क्या है एंजॉय करते हैं। क्योंकि पब्लिक में अब बोलो सर बस में क्या एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ तो लड़ाई होने लगती है, अरे ऐसा नहीं, लेकिन आप साथ में कलेक्टिवली उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, और किस तरीके से? चीपेस्ट वे में, क्योंकि उसका पैसा कम होता है और ट्रांसपोर्ट से। अब आपको समझ में आ चुकी होंगी पब्लिक फैसिलिटीज़। बोलो सर अब तो सब बढ़िया हो गया है, अब क्या करना सर, अब क्या बल्ले बल्ले। अभी हमारा एक टॉपिक और बचा है अभी, जिसको हम और पढ़ेंगे आगे। अब देखना है यहाँ पे, ये सब पढ़ने के बाद अब देखो हमें क्या समझ में आता है। विथ दी इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटीज अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इनहेंस। पब्लिक फैसिलिटी इंक्रीज होने से अदर क्राइटेरिया भी इनहेंस होते हैं। बोलो अच्छा ये क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्ट करोगे तो ये डेवलपमेंट के टॉपिक से कनेक्ट होगा, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होंगी यानी कि हेल्थ और एजुकेशन का लेवल भी अच्छा होगा। भाई सीधी सी बात है, तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा ही।
समझ रहे हो कि नहीं। अब मान लो गवर्नमेंट अच्छे हॉस्पिटल्स बना दे तो इससे क्या होगा भैया, जो डिसीज हो रही हैं या लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेल्थ से रिलेटेड वो सही होंगी, तो डेवलपमेंट भी तो होगा। यानी कि उस देश की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा अगर बीमार हो रही है तो उस देश का डेवलपमेंट उतना ही कम है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ इंफ्रा अच्छा नहीं है। और जहाँ पे हेल्थ इंफ्रा अच्छा है वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे, तो क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है। नहीं तो फिर क्या है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। केरल हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। अब सुनना, पब्लिक फैसिलिटी से कनेक्ट करना इसको। केरल में लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्यों है, क्योंकि वहां पे भैया प्रॉपर तरीके से पर्याप्त मात्रा में हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, जिसके कारण वहां पे क्या है, आप देख सकते हो क्या है, डेवलपमेंट अच्छा है। डेवलपमेंट की हम क्राइटेरिया से देखेंगे। दूसरा भैया हम आ जाते हैं, इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कम दाम पर लोगों को जो ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, सब्सिडीज के तौर पे आप देख सकते हो बहुत सारी जगहों पे, ठीक है ना। इसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेन लाइकली टू बी द बेटर। इससे क्या होगा भैया, जब डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा तो लोगों की बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी, अच्छे रोड्स बनेंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छे स्कूल्स बनेंगे, लोग अच्छा पढ़ेंगे, नई नई रिसर्च करेंगे तो डेवलपमेंट कंट्री का होगा। लोग पढ़ के कुछ अच्छा क्रिएटिव करते हैं तो कंट्री, उनका खुद का तो डेवलपमेंट हुआ ही है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अच्छी की है, लेकिन साथ में कंट्री का भी डेवलपमेंट उतना ही अच्छा बेटा होता है कि नहीं, ये बताइए आप सभी लोग इस बात से सहमत है कि नहीं। आप लोग पढ़ के क्या बनने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आप देख सकते हो पीडीएस का सिस्टम, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना। सरकारी गोदाम्स होते हैं, वहाँ पे अनाज मिलता है, ठीक है ना, इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड। ये देख लो, यहाँ पे एक पूरा एक साइकिल दिया गया कि भैया किस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान है भाई, ठीक है ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर, पब्लिक फैसिलिटी के अंदर बीएमआई। बोलो सर ये क्या होता है, बीएमआई का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखो, बॉडी मास इंडेक्स। अब देखते हैं तुम कैमरे के पीछे उस साइड बैठ के कितना खाना खाते हो, मोटे हो या फिर पतले हो। अब देखो बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। बोलो सर ये क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो देखो सबसे पहला क्राइटेरिया यूज टू फाइंड आउट वेयर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। मतलब नरिश्ड मतलब वो खाया पिया हुआ है, अच्छे से खाया पिया, मतलब वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट सही है। दूसरा वो है जिसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट खराब है, अच्छा नहीं है। और तीसरा वो है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेस, ठीक है, एक भी एक। अब देखो इनको चेक कैसे करते हैं, कईयों बार यहाँ पे आप अपने स्कूल में देखोगे कि एक्टिविटी में करवा ली जाती है एक्टिविटी, या फिर कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि व्हाट इज बीएमआई। तो इस तरीके से इस टॉपिक को भी हमें नहीं छोड़ना है। बोले सर ये तो चलो मजा आ रही है, चलो और देख लेते हैं आगे क्या है। फिर सबसे पहले हाउ टू फाइंड अ बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, क्या होता है कि एक पर्सन का वेट लेते हैं हम केजी में और हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में। समझ गए फॉर्मूला, वेट इन केजी डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी डिवाइड बाई हाइट मीटर स्क्वायर। बोलो चलो, अब मान लो कैमरे के पीछे उस साइड कोई भी एक पर्सन है, मान लो कोई कैंडिडेट्स है, वो इतना खाना खाता है, वो 100 केजी का हो गया। बोलो सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो खाना ही नहीं खाता। कोई बात नहीं, कोई एक आध कैंडिडेट्स ऐसा होगा जिसका वेट 100 केजी, खाना नहीं खाता है 100 केजी, उसका वेट 100 केजी। अब मान लो उसकी हाइट है, हमने ले ली 2 मीटर, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से 100 में डिवाइड दोगे तो 25। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला था, अच्छा सर न्यूट्रिशन वाला है, अंडर न्यूट्रिशन वाला है, या फिर किस तरीके से है, उनको इस तरीके से चेक करते हैं कि वो अंडर नरिश्ड है। अगर 25 से कम, 18 से कम आएगा ये बीएमआई, तो फिर वो अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में आएगा, और मोर देन 25 आएगा तो ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा। और अगर 18 से 25 के बीच में रहेगा तो अच्छा है, बढ़िया, एकदम हेल्दी है और वो नॉर्मल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई भी फैट भी नहीं है, मस्त एकदम मौज काट रहा है भाई अपने जीवन में। तो ये होता है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, जहां पर हम वेट जो है वो केजी में लेते हैं और जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में ली जाती है। तो अगर एमसीक्यू में आए तो कर सकते हैं। मान लो कहीं एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन ही दे दिया, चलो बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है और तुम्हारा वेट कितना है एक्टिविटी में, चलो तुम अपना बीएमआई निकाल के दिखाओ, तो बोले सर ये तो पता ही नहीं था, लेकिन अब पता है क्योंकि अब क्वेश्चन भी आ जाए तो भी हमें करना है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बोले सर ये तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस आर नॉट इवेल्युएशन ऑन बॉडी मास इंडेक्स। बोले सर ये क्या होता है, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, मतलब अब 1 साल का बच्चा, बोलो सर चल बेटा तेरा बीएमआई निकाल के बता दो, वो कहेगा अरे भाई मेरे को पहले धरती से तो उठने दो ऊपर को, तो मेरे को बीएमआई की पड़ी है, ठीक है ना। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको इस कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स में। अब हो बात तो सर सब एकदम क्लियर हो गया। बोलो सर अब बचा क्या है, अब आता है असली गेम।
इस गेम में हम एक रिपोर्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। बोले सर चलो ये तो ठीक है, इसमें करते क्या है? इनकम के अलावा जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक क्या करता है बेटा, वर्ल्ड बैंक कहता है तुम्हारे पास इतना पैसा है, अच्छा तुम चलो रिच कंट्री हो, तुम पुअर कंट्री हो, तुम अब जैसे इंडिया की बात करेंगे तो लो इनकम कंट्री हो, इस तरीके की बात करता है। यानी कि वो बोलता है रिच है, लो इनकम है, या फिर लो मिडिल इनकम कंट्री में आ गए। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है, उसमें केवल इनकम ही नहीं, इनकम के अलावा भी और बहुत सारे क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं बेटा। उसके बेसिस पे बोला जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं एन इनएडुकेट मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, इनकम केवल और केवल इनएडुकेट मतलब पर्याप्त नहीं है डेवलपमेंट को कंसीडर करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है नहीं भाई, हम तो पैसा ही लेंगे, जिसके पास पैसा वही ज्यादा डेवलप है। लेकिन यहां की रिपोर्ट में आप देखोगे कि पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी नहीं होता है। समझ गया? तो यहां पे देखोगे देन व्हाट इज द अदर क्राइटेरिया। तो अदर क्राइटेरिया क्या है इस रिपोर्ट में आप देखोगे, हेल्थ स्टेटस कैसा है उस कंट्री का, एजुकेशन का लेवल कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इन क्राइटेरिया की बात की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है। समझ गए? तो भैया हमने पढ़ा था डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंट्स गोल्स होते हैं। हमने पढ़ा गोल्स के अलावा अदर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं उन सभी के, ठीक है ना, यानी कि गोल्स और कौन कौन से होते हैं इनकम के अलावा। फिर हमने किस तरीके से पढ़ा कि वर्ल्ड में क्या यूज करता है डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो हमें पता है यूएस डॉलर यूज करता है। यूएस डॉलर मतलब वो कहता है कि इनकम जिस कंट्री के पास अच्छी है वो कंट्री डेवलप है, नहीं तो बकाया भाई लो इनकम कंट्री। लेकिन इस रिपोर्ट में आप देखोगे, देखो बेटा एक बात बताओ, क्या किसी कंट्री में पैसा अच्छा होना ये मायने रखता है क्या कि वो कंट्री डेवलप है? बोले सर बात तो सही, लेकिन उस कंट्री में रहने वाले लोग अच्छे से रह पा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर, उसी की बात की जाती है इस रिपोर्ट में। इसलिए दोनों रिपोर्ट अलग अलग देखो, एक जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए जा रहा है जिसमें बात की जा रही है केवल इनकम की, दूसरी रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी जा रही रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिनमें इनकम ही केवल और केवल क्राइटेरिया नहीं है, उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों क्राइटेरिया की भी बात की जाती है इस रिपोर्ट में। तो वो रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी है, रिपोर्ट अच्छी, दोनों रिपोर्ट अपनी अपनी जगह अच्छी है। उसका रिपोर्ट का यूज कहीं और ज़्यादा यूज किया जाता है, ये भी और अच्छी रिपोर्ट है, ठीक है ना। हम यहाँ कंपेयर करने नहीं आए, लेकिन बता रहे हैं उसमें केवल और केवल यूएस डॉलर और पैसे से रिलेटेड बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर और भी अदर क्राइटेरिया की बात की जाती है। बोले सर चलो अब तो मजा आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, रिपोर्ट आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंपेयर करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल कैसा है, लोगों का देयर हेल्थ स्टेटस कैसा है और वहां पर पर कैपिटा इनकम कैसी। देखो हेल्थ स्टेटस कैसा है, एजुकेशन का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी यहाँ पे पैसा के अलावा और भी फैक्टर हैं जिनकी बात की जा रही है। चलो बोलो सर अब तो ठीक, इसी में से देखो ये रिपोर्ट आती है, इसमें जो रैंक निकल के आती है कि कंट्री की रैंक क्या है, उसी को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें जो रैंक होती है उसको बोलते हैं इंडेक्स। बोले चलो सर अब तो ठीक है, अब इस टेबल से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बोलो सर कैसे समझ पाएंगे? तो देखो बताता हूँ। मान लो यहाँ पर हमें कंट्री दी गई है, हमारी इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्री है उनके बारे में रिपोर्ट दी गई, क्योंकि हम नाइबर को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले जैसे ही आप देखोगे पर कैपिटा इनकम, कंट्री है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है ना, ये कंट्री नाइबरिंग कंट्री दे दी गई है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है। तो देखो यहाँ पे श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है, उसके बाद इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश। बोले सर चलो ये तो ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वहाँ के लोग कितने साल जी रहे हैं। अब देखोगे यहाँ पे श्रीलंका में 76.6, हमारे यहाँ 67.7, और यहाँ पर आप और देख सकते हो, ठीक है। बोले चलो ये तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आप ऐसे ही यहाँ पे आओगे तो आप बोलोगे एजुकेशन का लेवल 11.2, 6.5, तो देखो 11 एजुकेशन के लेवल में हम नीचे हैं। तो यहाँ पे जो रैंक निकल के आती है, जैसे 78 लिखा, एक चीज़ याद रखना, जिस कंट्री की रैंक यहाँ पे कम आई है उसका मतलब क्या है, वो कंट्री उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। जिस कंट्री की रैंक कम वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन जिस कंट्री की रैंक ज़्यादा वो उतनी कम डेवलप्ड है। तभी तो इंडिया सेकंड प्लेस पे आ रहा है ना। अब देख लो, अब यहाँ पे आ रहे हैं 134th प्लेस पे। सोच रहे हो कि नहीं? आप सोचो, हमें लगता है कि नहीं हमारी कंट्री डेवलप, लेकिन देखो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, हम उससे हैं थोड़े कम। समझ गया? क्योंकि हमने जब अदर क्राइटेरिया की बात की तब हमें पता चला कि और क्राइटेरिया हम, चलो श्रीलंका के पास पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, चलो ठीक है, लेकिन जब और भी क्राइटेरिया हमने देखे तो उसमें श्रीलंका हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा। इसमें ये देखो इंडेक्स दी गई है, देखो
आप देख सकते हो किस नंबर पे कौन सी कंट्री है, ठीक है ना। HDI स्टैंड फॉर का मतलब होता है, HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक इज अबव टेबल आर आउट ऑफ 193 कंट्रीज एंड ऑल। यहाँ पे कंट्री कम या ज्यादा होती रहती है, तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज का डाटा है 193। बोलो सर क्या हमें सब पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, हमें अपने नाइबर को ही देख लेंगे, बाद में हम बात करेंगे। तो ठीक है, हमने अपने नाइबरिंग कंट्री ली तो इसमें टोटल 193 कंट्रीज थी, ठीक है इस लिस्ट में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्टेड एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ अ बर्थ। भाई कितना वो जी रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, वही तो है ना भैया। यहाँ पे 76 साल जी रहे हैं लोग, यहाँ पर हमारे यहाँ 67 ईयर्स जी रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर। याद रख लेना भैया, पर कैपिटा इनकम किस में चल रही है? US डॉलर में, ठीक है ना, याद करके रख लेना उसको। इसके अलावा सो दैट कैन बी कंपेयर्ड, इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एनी कंट्री, ठीक है ना। तो डॉलर एक सबसे बेस सॉलिड करेंसी होती है, इसलिए उसके बेसिस पे हम कंसीडर कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब आपने देखा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और दूसरी आपने देखी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट। दोनों में क्या क्या अंतर है? एक में किसकी बात की जा रही है, एक में किसकी बात नहीं की जा रही है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा गर्दा उड़ा देने का, समझ में आया कि नहीं किस तरीके से? तो आपने जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, देखो क्या होता है ना, जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन जब आप लास्ट में चैप्टर तक पहुंचते हो ना, तब आपको पता चलता है ओके डेवलपमेंट में कितनी सारी चीजें थी जिनके बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन जब हमने पढ़ा तब हम जान चुके हैं उन सभी के बारे में। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर हो गई है, ठीक। अब लेकिन जब हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, इससे पहले पूरे टॉपिक को आप कनेक्ट करो। सबसे पहले हमने डिफरेंट पीपल देखे, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स देखे, ठीक है ना। इस तरीके से फिर हम आए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के पास, फिर हमने देखा किस तरीके से जो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है, फिर हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात की। अब हम लास्ट टॉपिक पे आए हैं जो कि है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को छोड़ के मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ जियोग्राफी का। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका मतलब क्या होता है कि हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि हमारी प्रेजेंट की जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं और फ्यूचर की नीड्स भी फुलफिल होती रहे, इस तरीके से डेवलपमेंट करना है। अब कनेक्ट करना तुम टॉपिक को। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट किया है वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, बोले डेवलपमेंट चल पाएगा कि नहीं जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, बिहार में पुल बना, ठीक है ना, पुल बना होगा, चलो गवर्नमेंट ने पैसा अलॉट किया होगा, पुल बना और पता चला पुल पे कोई गाड़ी भी निकली और पुल गिर गया। देखते हो ना बारिश के टाइम पे कितने सारे पुल गिर जाते हैं वहां पे, ठीक है। नहीं तो डेवलपमेंट सस्टेन कर पाया या फिर नहीं, समझे कि नहीं, उसकी बात करते हैं कि इज डेवलपमेंट सस्टेनेबल, कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल है या फिर नहीं। अब चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले जब आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको रिक्वायर्स है कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज की, यानी रिसोर्सेज का कंजम्पशन करना पड़ेगा तभी आप डेवलपमेंट करोगे। बोले चलो सर ये तो ठीक है, लेकिन कंजम्पशन इतना ज्यादा हो जाता है कि रिसोर्स डिप्लीटेशन की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि भैया के रिसोर्सेज भी खत्म ना हो, क्योंकि जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट भी किताब से खत्म हो जाएगा और हम भी इस धरती से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमें सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना है। रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें और तभी हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बनी रहेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन कर पाएगा। इसकी बात की जानी थी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप देखोगे ये बुक में दिया गया है, तो ये बुक से कभी कभी आप देख लेना, इसको एज अ पैराग्राफ बना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं केस बेस्ड टाइप में कभी कभी। तो देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में ये जो पैसेज दिया गया है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बात की जा रही है इंडिया में, कि किस तरीके से जब आप पहले की बात करोगे, यानी कि अभी 20 सालों में आप देख सकते हो ग्राउंड वाटर का लेवल कि 300 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के बहुत रैपिडली क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, यानी कम हो गया। अब उसका क्या कारण हो सकता है? देखो बहुत ज़्यादा यूजेस या ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी जिससे ज़्यादा डिमांड बहुत बड़ा है रिसोर्सेज का, ठीक है ना। और इसके अलावा बोल सकते हो डिफरेंट टाइप्स की जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो फैक्ट्रीज रन हो रही हैं, उन सभी को क्या चाहिए भैया, वाटर चाहिए। तो जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ओवर यूज किया जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल गिर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, तो भैया डिफरेंट पर्पस के लिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर का भी यूज कर रहे हैं कैसे, जैसे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, वहाँ पर वाटर का यूज किया जा रहा है। तो वाटर ऐसा तो हो नहीं रहा है कि भैया चलो पानी का यूज नहीं करते, ऐसे ही चलाएंगे फैक्ट्री को, वाह मजा आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर वाटर की जरूरत है तो वाटर का यूज वहाँ पे किया जाएगा, तो जिसके कारण ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है। अब बोला गया है कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या डेवलपमेंट इस तरीके से किया जा सकता है ओवर यूज किए बिना? हाँ, इसके बहुत सारे रीजन है, यस। क्योंकि कैसे किया जा सकता है? अब जैसे जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में तब आप पढ़ोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, यानी बारिश के पानी को स्टोर किया जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ यूज किया जाए, जिससे ग्राउंड वाटर के लेवल को भी हम बढ़ा सकते हैं। यही तो होता है ना कि बारिश के पानी जब आप यूज करोगे तो ग्राउंड वाटर का
लेवल बढ़ने लगता है। तो उसकी बात की जा रही थी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला हमने एग्जांपल ये देखा ग्राउंड वाटर इन इंडिया। दूसरा क्या है, दूसरा देखोगे आप एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बोले इसका मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज देखना, मान लो 3 कंट्री हमें यहाँ पे अलग अलग रीजन और कंट्री दिए गए हैं। 836 मिडिल ईस्ट में रिजर्व रखा है किसका, क्रूड ऑयल वाला, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 69 बैरल्स रखा है और वर्ल्ड में 1732 रखा है। यानी कि इसके पास जितना रिजर्व है वो 70 सालों तक के लिए है, और उसके बाद इस पे जो रिजर्व है किसके पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास, वो इतने बैरल है और इतने साल तक चल जाएगा, और वर्ल्ड में इतना है और इतने साल तक चल जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद की बात की जा रही है। तो भैया आप देख सकते हो कि इसका भी क्या हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन में जब कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो ज़्यादातर लोग कार खरीदेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल यूज होगा कि नहीं, तो उससे भी क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बोले सर अब इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने का कारण क्या, तो आज आप बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आए हैं वो क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ही तो जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज जिनमें क्रूड ऑयल ही उनकी मेन इकोनॉमी है, तो अदर टाइप फॉर्म में जो इकोनॉमी में कन्वर्ट होंगे, कहीं पे टूरिज्म बहुत अच्छा होगा, या अदर एक्टिविटीज करके वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से क्या सोर्स ऑफ इनकम को अलग अलग तरीके से गेन करेंगे। तो भैया मान लो यहाँ पे 70 साल के लिए क्रूड ऑयल है और इस कंट्री की इकोनॉमी इसी पे डेवलप्ड है, तो और दूसरे रिसोर्सेज वो यूज करेंगे, टूरिज्म को बनाएंगे, इसको बनाएंगे, जिससे उनके पास पैसा है, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं से सोर्स तो बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी के लाने भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं तो इन पे थोड़ा कम प्रेशर पड़ रहा है। आजकल आप देख सकते हो हर रोड पे, हर जगह पे, या आपके मोहल्ले में हो सकता है आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल जाए। समझ गया, तो उसकी बात इस पैसेज में की गई थी, ठीक है नहीं। अब यह बोला गया है इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री। हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि क्रूड ऑयल भी जरूर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल पे भी चलती है भैया, कोई भी बात उसमें ऐसी छुपी तो है नहीं। इंडिया हैज टू इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। भैया क्रूड ऑयल से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्रूड ऑयल की कमी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी अगर ऐसी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरा फॉर्म एनर्जी का फॉर्म सोर्स ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, वो भी तो यही है, वहाँ पे क्रूड ऑयल यूज नहीं किया जा रहा, वहाँ पे दूसरा एनर्जी का मोड यूज किया जा रहा है। तो अब आप इस तरीके से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने इस चैप्टर में भैया डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, किस तरीके से डेवलपमेंट एक के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हमने इनकम और अदर गोल्स की बात की, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद आ गए वर्ल्ड बैंक वाली रिपोर्ट्स पे, एवरेज इनकम की बात की हमने, और इसके अलावा फिर हमने क्या किया, फिर हम आए यूनाइटेड नेशन पब्लिक फैसिलिटीज की बात की हमने, फिर उसके बाद हम आ गए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट पर, और सबसे लास्ट में आ गए हम किस पे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पे। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।